जय हिंद साथियों। आज हमारी ज्योग्राफी क्लास 6 में चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 का नाम है सोने और हीरों का देश दक्षिण अफ्रीका। सोने और हीरों का देश दक्षिण अफ्रीका, ये हमारा चैप्टर 9 है क्लास 6 ज्योग्राफी का। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। उससे पहले हम देखेंगे ये दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं। ये आपको अफ्रीका दिख रहा है। अफ्रीका के एकदम दक्षिण बिंदु पर दक्षिण अफ्रीका देश स्थित है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। उसका नाम दक्षिण अफ्रीका देश है। और यहीं पर केप ऑफ गुड होप है, दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पर, यानी अफ्रीका के दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका स्थित है। और दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पर केप ऑफ गुड होप नामक जगह स्थान स्थित है, जहां से वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका में बिल्कुल दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका देश स्थित है, जिसे हम इंग्लिश में साउथ अफ्रीका कहते हैं। और साउथ अफ्रीका के एकदम दक्षिण बिंदु पर क्या है, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप नामक जगह स्थित है। तो हम इसमें दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखेंगे। चैप्टर कह रहा है हमारा कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो सोने और हीरों का देश है। सोना का मतलब स्लीपिंग नहीं है, सोने का मतलब गोल्ड है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सोने और हीरों का देश दक्षिण अफ्रीका। देखते हैं यहाँ पर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 to 12th क्लास तक रिवीजन टाइप कर सकते हैं आप, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस बनाने का काम करता है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। परिचय देखेंगे सबसे पहले हम इसमें, फिर देखेंगे भूमि और जलवायु। जो दक्षिण अफ्रीका देश है हमारा, उसकी भूमि कैसी है, उसकी जलवायु कैसी है। फिर साधन और उनका उपयोग देखेंगे, मिट्टी और फसलें देखेंगे, पशुपालन देखेंगे, खनिज और उद्योग। खनिज में प्रमुख उद्योग है कुछ अन्य उद्योग हैं, कुछ अन्य खनिज हैं, और मुख्य व्यवसाय क्या है यहाँ का। जनसंख्या, प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख नगर हम इस क्लास में देखेंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है दक्षिण अफ्रीका एक परिचय, यानी दक्षिण अफ्रीका का हम एक परिचय देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका का परिचय। अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित एक बड़ा देश है। कैसा देश है? बड़ा है, छोटा मोटा तो है नहीं। ये साउथ अफ्रीका बहुत ही बड़ा है, यानी कि बड़ा देश है एक। तो अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित एक बड़ा देश है। भारत के क्षेत्रफल का 3/8 भाग है। भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब से इसका 3/8 भाग है, यानी कि भारत का अगर 8 क्षेत्रफल है तो दक्षिण अफ्रीका 3 क्षेत्रफल है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। खनिज संपदा क्या है यहाँ पर? खनिज संपदा सोने और हीरे के लिए ये विश्वविख्यात है। दक्षिण अफ्रीका सोने और हीरों की खानों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ के सोने और हीरे हैं वो विश्वविख्यात खनिज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक ओर अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, दूसरी ओर हिंद महासागर से घिरा होने के कारण इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक महत्व है। ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है। वास्को डी गामा जो भी यूरोप से आते थे पहले यही होकर आते थे, केप ऑफ गुड होप होकर के, दक्षिण अफ्रीका होकर के। लेकिन जब से सुएज नहर बनी है, कल मैंने बताया था कि सुएज नहर बनने से मुंबई, भारत के मुंबई और यूके के लंदन के बीच 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है। 7000 डिस्टेंस आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा होता है। तो इतनी डिस्टेंस कम हो गई है, और सुएज नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। मैंने कल ये बताया था, क्योंकि नहर है, वो नहर है, एक कैनाल है सुएज कैनाल, तो उसे नाव से ही पार किया जा सकता है। कोई हम ट्रेन से तो पार कर नहीं सकते या गाड़ी से नहीं पार कर सकते, उसे नाव से ही पार करने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं हमें। तो यहाँ पर है एक और अटलांटिक महासागर से, देखो ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन दिख रहा है, ये
मतलब जो अटलांटिक ओशन है वो जो नॉर्थ में है उसे हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहते हैं, जो साउथ में है उसे हम साउथ अटलांटिक ओशन कहते हैं। तो एक तरफ तो ये पश्चिम की साइड से अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है और पूर्व की साइड से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। तो ये यही कह रहा है, एक ओर अटलांटिक महासागर से दूसरी ओर हिंद महासागर से घिरा होने के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। क्योंकि महासागरों से हमारा कितना ज्यादा व्यापार होता है, क्योंकि सबसे सस्ता तो हमें जो जलमार्ग होता है वही बहुत सस्ता पड़ता है। तो यही कारण है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है यहाँ पर। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के नीचे जो हमारा महासागर है उसमें। फिर है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा नगर है। क्या? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का बड़ा नगर है, व्यापारिक व औद्योगिक केंद्र है ये। क्या? जोहान्सबर्ग। अगर इसमें दे रखा होगा तो देख लेते हैं जोहान्सबर्ग कहाँ पर है। जूम करके दिखेगा, इसमें है नहीं है। तो जोहान्सबर्ग आपको ध्यान रखना है कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा नगर है, व्यापारिक व औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। राजधानी देखते हैं यहाँ पर। प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी है, यानी कि कार्यपालिकाई राजधानी है। केप टाउन वैधानिक राजधानी है और ब्लॉमफटेन न्यायिक राजधानी है। समझते हैं। प्रिटोरिया कार्यपालिका का मतलब हो गया जैसे जो भी इनकी सरकार होती है वो प्रिटोरिया में बैठती है, जो भी इनकी संसद है वो केप टाउन में है, और जो ब्लोमफेंटेन है यहाँ पर इनका न्यायालय है, न्यायपालिका यहाँ पर बैठती है। कहाँ पर? ब्लोमफेंटेन में। तो ये दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। एक शॉर्ट इसका रिवीजन देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित एक बड़ा देश है दक्षिण अफ्रीका। भारत के क्षेत्रफल का 3/8 भाग है। खनिज संपदा सोने हीरे के लिए विश्वविख्यात है। एक ओर अटलांटिक महासागर से दूसरी ओर हिंद महासागर से घिरा होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक महत्व है इसका। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग यहाँ पर प्रदान करता है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का बड़ा नगर है। क्या? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का बड़ा नगर है जो कि एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है, यानी जितना भी व्यापार और उद्योग का केंद्र है दक्षिण अफ्रीका का वो जोहान्सबर्ग है, जो कि उसका सबसे बड़ा नगर है। फिर हम देखते हैं भूमि और जलवायु। अब हम क्या देखेंगे? इसकी भूमि और जलवायु। तो देखते हैं दक्षिण अफ्रीका की भूमि कैसी है और यहाँ की जलवायु कैसी है। भूमि और जलवायु। पूरा दक्षिण अफ्रीका ऊंचा पठार है जिसका ढलान पश्चिम की ओर है। पूरा दक्षिण अफ्रीका क्या है? एक पठार है, ऊंचा पठार है जिसका ढलान पश्चिम की ओर है। ये हमारा दक्षिण अफ्रीका है, इसका पश्चिम कहाँ? इधर है। तो यानी कि अटलांटिक सी की ओर इसका ढलान है, जो यहाँ के पठार है, जिसका ढलान पश्चिम की ओर है। पठार के पूर्वी किनारे पर डेकेन्सबर्ग पर्वतमाला फैली है, और जो पठार है उसके पूर्वी भाग पर क्या है? ड्रैकेन्सबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है। क्या फैली हुई है? ड्रैकेन्सबर्ग पर्वतमाला। तो आपको ध्यान रखना है डेकेन्सबर्ग पर्वतमाला कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में ये स्थित है, जिसकी कुछ पहाड़ियां 3000 मीटर से भी अधिक हैं। विश्व का हम सबसे ऊंचा पर्वत देखते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर की। तो यहाँ पर ये हो गया 3000 प्लस मीटर, यानी कि ये पर्वत हैं, जो ये पर्वत हैं ये भी काफी यहाँ पर बड़े बड़े पाए जाते हैं, जो इसकी पहाड़ियां हैं। जो ये हमारा डेकेन्सबर्ग पर्वतमाला फैली है इसमें कुछ पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों की ऊंचाई 3000 मीटर प्लस ऊंची है। इन पर्वतों के पूरब व दक्षिण की ओर भूमि का ढाल बहुत अधिक है। इन पर्वतों के पूरब और दक्षिण, जो ये पर्वत हैं ड्रैकेन्सबर्ग, ये यहाँ पर है पूरब साइड में। इनके जो भूमि का ढाल है वो बहुत ही, इन पर्वतों का पूर्वी व दक्षिण की ओर भूमि का ढलान है। पूरब कहाँ हो जाएगा? इधर, और दक्षिण कहाँ हो जाएगा? इधर। तो इन पहाड़ियों में क्या है? ढलान है।
ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना था कि जो पठार है वो पश्चिम की साइड उनका ढलान है, और जो पहाड़ियां हैं डेक्कन स्वर्ग पर्वत पर उनका ढलान पूरब की साइड और दक्षिण की साइड है। जो ढाल सीढ़ी के समान दिखाई देता है, और जो ये ढाल है ये कैसा दिखाई देता है, सीढ़ी के समान दिखाई देता है। ये सब क्लियर हो गया आप सभी को कि भूमि और जलवायु क्या है दक्षिण अफ्रीका की। पूरा दक्षिण अफ्रीका ऊंचा पठार है जिसका ढलान पश्चिम की ओर है। ढलान के पूर्वी किनारे पर डेक्कन स्वर्ग पर्वतमाला फैली है जिसकी कुछ पहाड़ियां 3000 मीटर प्लस ऊंची हैं। इन पर्वतों के पूर्व व दक्षिण की ओर भूमि का ढाल बहुत अधिक है जो ढाल सीढ़ी के समान दिखाई देता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है जलवायु कैसी है। भूमि और जलवायु में देखते हैं, अधिकांश इलाकों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की भूमि और जलवायु की बात करें, ये तो हमने भूमि देख ली इधर की साइड, अब हम ऊपर देखेंगे जलवायु इसकी कैसी है। तो जलवायु देखते हैं, अधिकांश इलाकों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। जो तटीय भाग हैं उनमें वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। दक्षिण तटीय प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो अधिकांश इलाके हैं दक्षिण अफ्रीका के वो वहां पर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। दक्षिण तटीय प्रदेश में शीत ऋतु में होती है। अधिकांश इलाकों में तो ग्रीष्म ऋतु में हो जाएगी, लेकिन जो दक्षिण तटीय प्रदेश हैं उनमें शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि शीत ऋतु में स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा। पानी देर में ठंडा होता है, देर से ही गर्म होता है और देर से ही पानी ठंडा होता है। तो पानी हमारा देर से ठंडा होगा यानी कि अभी गर्म होगा तो उसमें उमस बनेगी, उसमें वेपोराइजेशन होगा, और फिर इससे क्या होती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि तटीय प्रदेश में शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। तो यही कारण है कि दक्षिण के तटीय प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, बाकी अधिकांश इलाकों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती आती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसे यहाँ से ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती आएगी, और जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, इधर से इधर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती आती है। तो वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इसका भी कारण क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों से पानी टकराता है तो सारा पानी यहाँ गिर जाता है और थोड़ा ही पानी इधर पश्चिम की साइड और उत्तर की साइड पहुंच पाता है। जैसे कि राजस्थान में पहाड़ियां हैं, पानी वहां पर क्यों बरसात कम होती है, क्योंकि मानसून तो वहां होकर गुजरता है, लेकिन वहां पर पहाड़ियां इतनी ऊंची नहीं है कि वो उस पानी को रोक सकें, जो उमस बन के आ रही है उसको रोक सकें। यही कारण है कि दिल्ली की जो पहाड़ियां हैं, जो रायसीना हिल वगैरह है, वहां उनसे टकराकर, और जो यूपी के आगे जो हमारा कंचनजंगा पर्वत हो गया और ये माउंट एवरेस्ट हो गया, इनसे टकराकर यूपी में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो यही कारण है राजस्थान में न होने का और यूपी में और बाकी क्षेत्रों में वर्षा होने का। तो यही है कि जब यहाँ से ही जो ये पर्वत पहाड़ है, अभी हमने डेक्कन स्वर्ग पर्वतमाला देखी, यहाँ से नमी बनकर आएगी पानी से और वो इनसे टकराएगी तो सारा पानी यहीं गिर जाएगा। थोड़ी बहुत पानी हमारा यहाँ और यहाँ पहुंच पाएगा। तटीय भागों में वर्षा ज्यादा होती है, अंदर कम होती है। तो यही कारण है, जब यही सारा पानी गिर जाएगा उनसे टकरा करके तो यहाँ पर अंदर तो जा ही नहीं पाएगा। तो सेम यही, तटीय भागों में वर्षा ज्यादा होती है और अंदर कम होती है। प्रमुख नदियां देखते हैं। ऑरेंज वह बाल डेक्कन स्वर्ग पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर अटलांटिक सागर में गिरती हैं। हमारी डेक्कन स्वर्ग पर्वतमाला कहाँ थी? डेक्कन स्वर्ग पर्वतमाला पूरब में थी। यहाँ से ऑरेंज और वाल नदी निकलती हैं और अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ऑरेंज और वाल कहाँ की नदियां हैं? दक्षिण अफ्रीका की नदियां हैं। कहां से निकलती हैं? डेक्कन स्वर्ग पर्वत से निकल करके पश्चिम की ओर अटलांटिक सागर में गिरती हैं। लिम्पोपो नदी देश के उत्तरी भाग में स्थित है। लिम्पोपो नदी कहां पर है? लिम्पोपो नदी यहाँ उत्तर भाग में इसके में
स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑरेंज और वाल नदी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकल करके पश्चिम की ओर अटलांटिक सागर में गिरती हैं और लिम्पोपो नदी देश के यानी कि दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। पठारी प्रदेश घासों से ढके हैं। जो पठार हैं, अभी हमने बताया भाई दक्षिण अफ्रीका तो एक पठारी देश ही है, इसमें तो बहुत सारे पठार हैं बड़े बड़े। तो पठारी प्रदेश घासों से ढके हैं। जितने भी पठार हैं वो सभी घासों से ढके हुए हैं। और उस घास को क्या कहते हैं? उस घास को वेल्ड कहते हैं। तो देखो कल हमने नाइजीरिया देखा था और देखा था हमने मिस्र, इजिप्ट। तो हमने देखा था इजिप्ट में किसानों को क्या कहा जाता है। आप सभी को अगर किसी को ध्यान है कि हमने क्या बताया था तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने बताया था कि जो इजिप्ट है, जिसे पहले मिस्र कहा जाता था, वहां पर किसानों को वेल्लाह कहा जाता है। तो मैंने बताया था कभी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेल्लाह शब्द है वो किससे संबंधित है, क्या ये इकोनॉमी शब्द है या फिर ये राजनीतिक शब्द है या फिर ये एग्रीकल्चर से संबंधित शब्द है या फिर ये कोई किसी और से, इनमें से कोई नहीं, ऐसे कोई भी आपको दे दे तो फिर आपको बताना है कि ये एग्रीकल्चर से संबंधित है और किसानों को वेल्लाह कहा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो पठारी प्रदेश है वो घासों से ढके हुए हैं और उस घास को वेल्ड कहा जाता है। घास को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। तो कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि वेल्ड क्या है, तो आपको बताना है ये एक घास का मैदान है जो कि दक्षिण अफ्रीका की घास को वेल्ड कहा जाता है। डच भाषा का शब्द है ये वेल्ड, इसका अर्थ होता है घास का मैदान। अब हिंदी में ही आ जाए, हिंदी के जो पर्यायवाची मुहावरे आते हैं और उसमें आ जाए कि वेल्ड किस भाषा का शब्द है। जैसे होते हैं ना, ये हमारा स्वदेशी है, विदेशी है, ये संस्कृत का है और ये हिंदी का शब्द है, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो वहीं पर आ जाए डच, ये वेल्ड किस भाषा का शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है, एक हिंदी का भी क्वेश्चन यहाँ से आपको तैयार हो जाता है कि डच है, वेल्ड है वो डच भाषा का शब्द है। वेल्ड डच भाषा का शब्द है। फिर यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? घास का मैदान होता है वेल्ड का अर्थ। यहाँ पर फिर इसकी जलवायु देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जलवायु कैसी है? जलवायु इसकी मृदुल है। मृदुल क्यों है इसकी जलवायु? मृदुल का मतलब है न तो ज्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, ना ही यहाँ ज्यादा ठंडी होती है, ना ही यहाँ ज्यादा वर्षा होती है। सब नॉर्मल सामान्य टाइप का होता है। कारण देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तीन ओर से महासागर से घिरा है। पठार की अधिक ऊंचाई जलवायु को शीतल बनाती है। पश्चिम तट से ठंडी समुद्री पवनें चलती हैं। हमने तीन कारण देखे दक्षिण अफ्रीका की जलवायु मृदुल होने के। पहला कारण है कि तीन ओर से महासागर से घिरा हुआ है। तीन ओर से पश्चिम की साइड अटलांटिक महासागर है, पूरब की साइड यहाँ पर हिंद महासागर है और नीचे अटलांटिक महासागर है। तो ये तीन ओर से महासागर से घिरा है और वैसे भी हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर नीचे तो मिल ही रहे हैं। इस तरह से तीन ओर से महासागर से घिरा हुआ है। पठार की अधिक ऊंचाई जलवायु को शीतल बनाती है। पठार, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा तापमान कम होता जाता है। यही कारण है कि जो पहाड़ होते हैं उन पर खाना नहीं पक पाता है। तो यहाँ पर हो गया कि जैसे जैसे पठारों की ऊंचाई बढ़ती जाती है जलवायु शीतल होती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर वहां डाउन होता जाता है। पश्चिमी तट से ठंडी समुद्री पवनें चलती हैं। पश्चिमी तट कहाँ है? ये रहा। यहाँ से क्या चलती है? ठंडी समुद्री पवनें चलती हैं। तो ये इसका टेम्परेचर ज्यादा हीट नहीं होने देती है यहाँ का। तो सबसे मेन रीजन है कि ये समुद्र से घिरा हुआ है। इस वजह से समुद्र देरी से ठंडा होता है और देरी से गर्म होता है। जब दक्षिण अफ्रीका में गर्मी आ जाती है तो समुद्र की जो शीतल पवनें होती हैं वो वहां ज्यादा गर्मी नहीं होने देती हैं। जब क्योंकि वो तो देर से ठंडा हो रहा है ना, मान के चलो दक्षिण अफ्रीका में गर्मी आ गई, लेकिन अभी जो हमारा समुद्र है ये इतने बड़े बड़े समुद्र हैं इसके साइड में,
ये तो एक साथ गर्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि पानी देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। नीचे तक लेयर पूरी गर्म और ठंडी होती है, तो उसे टाइम लगता है। तो दक्षिण अफ्रीका में गर्मी आ गई, पानी अभी हमारा ठंडा ही था, तो ठंडी ठंडी पवनें चलती रहेंगी दक्षिण अफ्रीका की साइड, और यहाँ पर शीतल पवनें चलती रहेंगी और इसमें गर्मी नहीं हो पाएगी। वैसे ही जब ठंडियां होती हैं, क्योंकि अब जो ये हमारा महासागर है दक्षिण अफ्रीका ठंडा हो गया, लेकिन पानी तो अभी गर्म है, पानी तो अभी गर्म है ना, क्योंकि वो जब यहाँ ठंडी आ गई, जब तक वो पानी गर्म ही हो पाया। तो वैसे ही क्या होगा, ठंडियों में यहाँ से गर्म गर्म पवनें चलती हैं, तो इसका टेम्परेचर सामान्य रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। तो यही कारण है जलवायु मृदुल होती है, तीन ओर से महासागर से घिरा है। पठार की अधिक ऊंचाई जलवायु को शीतल बनाती है, पश्चिमी तट से ठंडी समुद्री पवनें चलती हैं। ये हो गई हमारी भूमि और जलवायु का परिचय, कि भूमि और जलवायु यहाँ की कैसी है। अब हम देखेंगे यहाँ पर साधन और उनका उपयोग। दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से साधन है और उनका क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो मिट्टी और फसलें, जैसे हम देखते आ रहे हैं, साधन में क्या होगा, मिट्टी होगी और फसलें होंगी। तो बहुत बड़े भाग में वर्षा नहीं होती है, बहुत बड़े भाग में वर्षा नहीं होती है। कारण क्या है, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर ही नहीं हो पाता, न तो ठंडियों में ज्यादा ठंडी होती है, न गर्मियों में ज्यादा गर्मी होती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर बहुत बड़े भाग में वर्षा नहीं होती। टेम्परेचर भले ही सामान्य रहे, लेकिन वर्षा नहीं होती है ज्यादा। सूखा प्रदेश है तथा पूर्वी भाग अच्छी वर्षा है। सूखा प्रदेश है ज्यादातर, लेकिन जो पूर्वी भाग है वहां पर अच्छी वर्षा होती है। ये पूर्वी भाग है, मैंने बताया यहाँ पहाड़ियां हैं, यहाँ से जब मॉइस्चर लेके आएंगी पवनें, तो वो यहाँ गिरा देंगी, क्योंकि पहाड़ियों से टकरा कर वो पानी गिर जाएगा। तो पूर्वी भाग अच्छी वर्षा होती है पूर्वी भाग में, किंतु इस भाग में अधिकांश भूमि पहाड़ी है, तो कृषि तो हो नहीं सकती। तो वही कह रहा है यहाँ पर कृषि नहीं हो सकती। तो हमारी मिट्टी कैसी है, बहुत बड़े भाग में वर्षा नहीं होती है, सूखा प्रदेश है, यानी कि भुरभुरी जो मिट्टी है रेता वाली, वो यहाँ पर मिट्टी है, तथा पूर्वी भाग अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग में अधिकांश भूमि पहाड़ी है, इस वजह से यहाँ कृषि नहीं हो सकती है। उत्तरी मध्य भाग में बेल्ट प्रदेश की भूमि उपजाऊ है, तो कृषि वहां पर की जाती है। बेल्ट प्रदेश मैंने बताया कि बेल्ट क्या है, घासों से ढके हुए जो मैदान है उसको हम बेल्ट कहते हैं। और उत्तर मध्य भाग में अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ी बहुत कृषि होती है उत्तर और मध्य भाग में। तो उत्तर मध्य भाग में बेल्ट प्रदेश की भूमि है जो कि उपजाऊ है, और यहीं पर की कृषि की जाती है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ज्यादा कृषि उत्तर मध्य भाग में ही की जाती है, जो कि बेल्ट प्रदेश में पड़ता है। बेल्ट प्रदेश में बता चुकी हूँ क्या है, घास के मैदान को कहते हैं। तो जहां पर ये घास है उनको साफ करके लोग इसमें कृषि कर लेते हैं। फिर है, क्योंकि वर्षा भी सामान्य होती है, यानी देश की कुल भूमि 1/8 भाग पर ही कृषि संभव है। वर्षा यहाँ पर सामान्य ही होती है, आप सभी देख चुके हैं। तो यहाँ पर कृषि है वो भी 1/8 भाग पर ही होती है। हमने देखा था इसका क्षेत्रफल भारत के 3/8 भाग है। तो 3/8 यानी कि भारत का अगर 8 क्षेत्रफल है तो इसका 3 क्षेत्रफल है। अगर इसका 8 भूमि है पूरी, तो उसके 1 भूमि पर ही कृषि करने योग्य भूमि है, ऐसे समझो। तो यहाँ पर 1/8 भाग पर ही कृषि संभव है। ये हमने देख लिया क्या क्या मिट्टी है यहाँ की, और क्या क्या फसलें होती है वो हम देखेंगे आगे, क्या क्या फसलें होती हैं। तो मिट्टी और फसलें, बहुत बड़े भाग में वर्षा नहीं होती, सूखा प्रदेश है। पूर्वी भाग अच्छी वर्षा करता है, किंतु इस भाग में अधिकांश भूमि पहाड़ी है, इस वजह से कृषि नहीं हो सकती। तो बचा क्या, मध्य भाग, उत्तर मध्य भाग, वहां पर जो बेल्ट प्रदेश है वो भूमि उपजाऊ है, और वहां पर ये कृषि कर लेते हैं, क्योंकि वर्षा भी सामान्य होती है, यानी देश की कुल भूमि का 1/8 भाग पर ही कृषि संभव है। यहाँ पर जो कृषि होती है वो मिश्रित कृषि होती है, यानी कि जौ, चावल, गेहूं, ज्वार, कैसावा, ये सब यहाँ पर कृषि के रूप में होते हैं। तो हमने देखा कि मिट्टी और कृषि इसकी कैसी है। मिट्टी है, थोड़ी बहुत ही मिट्टी उपजाऊ है, बाकी सभी यहाँ पर पहाड़ियां हैं, पठार हैं जिन पर कृषि नहीं हो सकती है। हमने देखा मिट्टी कैसी है। अब यहाँ पर फसलें गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा,
ये सभी कृषि होती है। चावल भी इतना नहीं होता, लेकिन हाँ चावल लोग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ समुद्र है तो पानी उनसे मिल जाता है। कैसावा वगैरह की यहाँ कृषि होती है। कृषि में ये लोग मिश्रित कृषि करते हैं, यानी पशुपालन भी करते हैं और कृषि भी करते हैं। जहां पर ये दोनों एक साथ किए जाते हैं काम, उसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मिश्रित कृषि क्या होती है। जहां पर पशुपालन और खेती साथ साथ किए जाएं, उसी को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। तो यहाँ पर मिश्रित कृषि की जाती है दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि लोगों के पास इतने खेत भी नहीं है कि वो उससे ही अपना जीवन यापन कर सकें। तो लोग पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उनमें पशुपालन भी कर लेते हैं। तो जहां दोनों चीजें की जाती हैं, एक पशुपालन और एक खेती, दोनों को मिलाकर हम मिश्रित कृषि कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है वर्ड। पशुपालन देख लेते हैं। कृषि की अपेक्षा पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। अभी मैंने यही आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि कृषि तो हम छोटे पैमाने पर हो सकती है, लेकिन पशुपालन तो हम घर में भी कर सकते हैं। यहाँ जो बेल्ट घास के मैदान है, वहां से घास वगैरह ले आओ पशुओं के लिए, और घर में कोई छोटा सा जगह बना दो उनके लिए, तो हम घर में भी कर सकते हैं। लेकिन खेती तो हम नहीं कर सकते, घर में इतनी जगह भी नहीं होती। पशुपालन छोटी जगह में भी हो सकता है। तो यही कारण है, कृषि से ज्यादा पशुपालन किया जाता है, बट दोनों ही किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर मिश्रित कृषि होती है। कृषि की अपेक्षा पशुपालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। भेड़ बकरियों का दूध, मांस, ऊन और इनकी खाल प्राप्त करने के लिए इन्हें पाला जाता है। ये प्राप्त भी करते हैं और इसका निर्यात भी करते हैं। तो भेड़ बकरियों को दूध, मांस, ऊन, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। ये किस काम आती है, तो ये आती है अच्छी किस्म की ऊन के लिए। अच्छी किस्म की ऊन के लिए क्या काम आता है, तो ये मेरिनो भेड़ें काम आती हैं। इसीलिए ये लोग इसका बहुत ज्यादा यहाँ पर इनको पालते हैं और फिर इनसे भी जो भी उत्पाद बनता है उसको खुद यूज करते हैं और बच जाता है तो उसे निर्यात करते हैं। तो यही कारण है कि अफ्रीका, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कृषि निर्यात होने की जगह ये लोग पशुओं से जो उत्पाद पैदा होते हैं उनको निर्यात करते हैं। हम पहले भी जो 8 चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें भी हमने देखा है कि कृषि यहाँ ना के बराबर होती है। लोगों का पेट भी नहीं भर पाता यहाँ कृषि से, तो ये इनसे अपना जीवन यापन करते हैं, पेट भरते हैं, और जो निर्यात करते हैं उससे कुछ गेहूं वगैरह सरकार है वो आयात कर लेती है। तो बाकी ये इतना खाते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो भी लोग होते हैं वो मांसाहारी ज्यादा होते हैं, शाकाहारी कम होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया विश्व विख्यात है। विश्व में ऊन निर्यातक देश में पहले पर ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे पर दक्षिण अफ्रीका आता है। विश्व में ऊन निर्यातक देशों में फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया और सेकंड पे दक्षिण अफ्रीका आता है। तो ध्यान रखना है आपको कि ऊन निर्यात में फर्स्ट देश कौन सा है और सेकंड देश कौन सा है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया है और सेकंड दक्षिण अफ्रीका है। मिश्रित कृषि प्रचलित है, यहाँ पर बता चुकी हूँ। कृषि के साथ साथ जब पशुपालन किया जाता है तो इसे ही हम मिश्रित कृषि कहते हैं। जब कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है तो इसे ही हम मिश्रित कृषि कहते हैं। अभी हमने देख लिया साधन और उनके उपयोग में, मिट्टी और फसलें देख ली। मिट्टी और फसलों के अलावा हमने पशुपालन देख लिया। अब हम यहाँ पर खनिज और उद्योग देखेंगे। क्या देखेंगे? खनिज और उद्योग। तो आप सभी को अच्छे से देखना है। सोना और हीरा यहाँ के मेन खनिज हैं। सोना और हीरा। सोना, विश्व का लगभग आधा सोना उत्पादन होता है दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का लगभग आधा सोना दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन होता है। स्वर्ण निकालने की प्रक्रिया यहाँ पर प्रचलित है। आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वर्ण निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उससे पहले और देख लेते हैं। सोना, विश्व का लगभग आधा भाग दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन होता है। सोने की खेती, जो सोने की खानें जोहान्सबर्ग के आसपास स्थित है। अभी हमने यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत देखा था, ये जोहान्सबर्ग है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जोहान्सबर्ग के आसपास सोने की खानें स्थित हैं। तो जो ये हमारा सोना है, ये विश्व का लगभग आधा सोना
दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन होता है। कहाँ होता है? सोने की जो खानें हैं वो जोहान्सबर्ग के आसपास हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो सोने की खानें दक्षिण अफ्रीका में है, क्या वो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के आसपास हैं, क्या वो जोहान्सबर्ग के आसपास हैं, या जो इनकी कार्यकारी राजधानी है, वैधानिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है, या इनके पास है। तो आपसे पूछ लेंगे क्या प्रिटोरिया में है, क्या केप टाउन में है, या फिर ब्लॉमफोंटेन में है। तो आपको बता देना है जो इसकी सोने की खानें हैं वो जोहान्सबर्ग क्षेत्र के आसपास पाई जाती हैं। स्वर्ण निकालने की प्रक्रिया क्या है इनकी, कैसे स्वर्ण को निकालते हैं देख लेते हैं। स्वर्ण युक्त चट्टानों को विस्फोट से तोड़ा जाता है। पहले तो ये सोने की खोज करते हैं कि हाँ यहाँ सोना है। आपको पता है बहुत सारी मशीनें आ रही हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज स्थित है। तो पहले तो ये चट्टानों का पता लगाते हैं कि कौन सा सोना, मतलब सोना हमें कहाँ मिलेगा। सोना की खोज के बाद ये क्या करते हैं, स्वर्ण युक्त चट्टानों को विस्फोट से तोड़ते हैं, उनमें विस्फोट कर देते हैं जिससे चट्टानें टूट जाती हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर कूटा जाता है, उन्हें धोया जाता है। विस्फोट हो गया, जो उसमें निकला है पदार्थ, जो निकला है उसमें जो भी माल खनिज निकला है उसको धोया जाता है, कूटा जाता है, धोया जाता है, छाना जाता है। इसके बाद रासायनिक घोल में डाल दिया जाता है और सोना गलकर अयस्क से अलग हो जाता है। तो सोना किस में पाया जाता है? अयस्क फॉर्म में, यानी कि इम्प्योरिटी के साथ पाया जाता है। लेकिन उसकी चट्टानों में पहले विस्फोट किया जाता है, फिर उसे कूटा, धोया, छाना जाता है। इसके बाद रासायनिक घोल में डाल दिया जाता है और सोना गलकर अयस्क से अलग हो जाता है। हमें सोना, शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपसे अगर 6th 7th क्लास में हो तो यही बोल देंगे कि आपको ये बताओ जो हमारा स्वर्ण निकालने की प्रक्रिया क्या है, कैसे स्वर्ण निकाला जाता है दक्षिण अफ्रीका में। तो आपको ये यहाँ पर काम आने वाला है बहुत ही ज्यादा। फिर देखते हैं यहाँ पर हमने उद्योग देख लिए। यहाँ सोने और हीरे यहाँ पर खनिज के रूप में पाए जाते हैं। और सोने कहाँ पाए जाते हैं? हीरा पाया जाता है प्रमुख केंद्र किम्बरले। तो हीरा कहाँ पाया जाता है? किम्बरले में। और सोना पाया जाता है जोहान्सबर्ग के आसपास क्षेत्र में। फिर अन्य खनिज देखते हैं यहाँ पर प्लेटिनम, मैग्नीज, यूरेनियम, तांबा, लोहा, एस्बेस्टस, कोयला। यहाँ पर ये मुख्य खनिज हैं। अन्य खनिज हैं, मुख्य खनिज सोना और हीरा हो गए। अन्य खनिज प्लेटिनम, मैग्नीज, यूरेनियम, तांबा, लोहा, एस्बेस्टस, कोयला यहाँ के अन्य खनिज हो गए। फिर मुख्य व्यवसाय यहाँ का खनन है, यानी कि मुख्य जो लोग काम करते हैं वो खनिज में ही करते हैं। तो मुख्य व्यवसाय क्या हो गया लोगों का? मुख्य व्यवसाय हो गया खनिज, खनन हो गया। फिर है प्रमुख उद्योग, डिब्बों में बंद फल, संशोधित खाद्य पदार्थ, चीनी, सिगरेट, मांस, दूध के उत्पाद। और यहाँ पर ये हो जाएगा दूध के उत्पादों को क्या है, ये निर्यात करते हैं। डिब्बों में बंद मतलब यानी कि पहले उनको प्रसंस्कृत कर लेते हैं जो भी पदार्थ होते हैं, फिर उनको डिब्बों में बंद कर देते हैं। फल, संशोधित खाद्य पदार्थ, चीनी, सिगरेट, मांस, दूध के उत्पादों का ये निर्यात करते हैं। धातु व रसायन उद्योग यहाँ पर फेमस है। तो उद्योग में क्या हो गया? धातु व रसायन उद्योग यहाँ पर होते हैं, धातु उद्योग और रसायन उद्योग, वहीं पर ये लोग काम करते हैं। अब धातु उद्योग का मतलब हो गया जैसे ये जितनी भी चीज निकलती हैं इनके उद्योग में लगे हुए हैं, इन्हें निकालना, फिर इनको सफाई करना, कूटना, पीटना, छानना, फिर उसे प्रसंस्कृत करना और शुद्ध माल के रूप में निकालना। तो देखा आपने यहाँ पर सोना और हीरा को निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने देखा कि हमारे खनिज कौन कौन से हैं। मुख्य खनिज यहाँ पर सोना और हीरा है। सोना हमारे जोहान्सबर्ग क्षेत्र के आसपास मिलता है, हीरा किम्बरले क्षेत्र के आसपास मिलता है। विश्व का लगभग आधा सोना का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। स्वर्ण निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो स्वर्ण युक्त चट्टानों को विस्फोट से तोड़ा जाता है, फिर उन्हें कूटा जाता है, धोया जाता है, छाना जाता है। इसके बाद रासायनिक घोल में डाल दिया जाता है। सोना गलकर अयस्क से अलग हो जाता है और हमें प्योर सोना प्राप्त हो जाता है। ये तो हो गए हमारे मुख्य खनिज।
फिर अन्य खनिज में प्लेटिनम, मैग्नीज, यूरेनियम, तांबा, लोहा, एस्बेस्टस, कोयला, ये अन्य खनिज हैं। मुख्य व्यवसाय यहाँ का खनन है, कृषि थोड़ी बहुत होती है, खनिज ही यहाँ पर ज्यादा है तो लोग इन्हीं में लगे हुए हैं। प्रमुख उद्योग डिब्बों में बंद फल, संशोधित खाद्य पदार्थ, चीनी, सिगरेट, मांस, दूध के उत्पाद आदि का ये निर्यात करते हैं। फिर यहाँ पर हमारी बात आई उद्योग कौन कौन से हैं। अभी तो हमने खनिज के बारे में देखा, धातु और रसायन उद्योग यहाँ के मेन उद्योग हैं, धातु और रसायन उद्योग। अब हम यहाँ की जनसंख्या देख लेते हैं। ऊपर है हमारी जनसंख्या। जनसंख्या आपको पता ही है, अश्वेत है, यहाँ पर 1/5 भाग जनसंख्या अश्वेत है, यानी 5 में से 1 लोग अश्वेत हैं यहाँ पर। फिर है प्रमुख बंदरगाह, केप टाउन, डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ यहाँ की प्रमुख बंदरगाह हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डरबन बंदरगाह कहाँ स्थित है, केप टाउन बंदरगाह कहाँ स्थित है, या फिर पोर्ट एलिजाबेथ बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे ये दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख बंदरगाह हैं। तो इस तरह से हमने आज ये देखा चैप्टर 9 क्लास 6 ज्योग्राफी का, सोने और हीरों का देश दक्षिण अफ्रीका। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण सुदूर दक्षिण में स्थित है, और दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में केप ऑफ गुड होप स्थित है, जहां से वास्को डी गामा भारत आया था। फिर उसके बाद हमने खनिज संपदा सोने और हीरे के लिए विख्यात है। भारत के क्षेत्रफल का 3/8 भाग इसका क्षेत्रफल है। एक और अटलांटिक महासागर से तो दूसरी ओर हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक महत्व है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, और जोहान्सबर्ग नगर में ही सोने की खानें पाई जाती हैं। भूमि और जलवायु कैसी है, न यहाँ पर ज्यादा गर्मी रहती है न ज्यादा ठंडी रहती है, क्योंकि 3 ओर से महासागर से घिरा हुआ है। पूरब में इसके पहाड़ियां है जिसे हम ड्रैकेन्सबर्ग पर्वत कहते हैं, वहां पर कृषि नहीं हो सकती है, तो जो भी कृषि होती है वो उत्तर मध्य भाग में की जाती है। 1/8 भाग पर ये लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। तो इतना हो गया। पशुपालन में ये मिश्रित कृषि करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, कृषि भी करते हैं, खनिज और उद्योग, जनसंख्या और प्रमुख बंदरगाह, डरबन, केप टाउन और यहाँ पर पोर्ट एलिजाबेथ प्रमुख बंदरगाह है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।